दोस्तों, इस मूवी में 3 कहानियां हैं जो बहुत मजेदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में हमें पहली कहानी सुनाई जाती है, जहां पर लंग ट्रेलिस का राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और वह हमेशा अपनी रानी को खुश देखना चाहता था। लेकिन रानी को कोई संतान न होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। इसलिए राजा ने राज्य के सभी चिकित्सकों को बुलाया और इलाज करवाया, लेकिन फिर भी रानी गर्भवती नहीं हुई। फिर एक दिन राजा सर्कस के कलाकारों को अपने महल में बुलाता है ताकि वे रानी का मनोरंजन कर सकें और किसी तरह रानी अच्छा महसूस करें। तभी हम देखते हैं कि सर्कस की एक महिला कलाकार गर्भवती थी और उसे देखकर रानी और ज्यादा परेशान हो जाती है और वह क्रोधित होकर महल की संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर देती है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और वह उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अगले दिन एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आता है और वह राजा से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस राजा उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने भी आकर यही दावा किया था, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका, तो फिर आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति राजा को बताता है कि आप दोनों संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं? बूढ़े की बात सुनकर राजा जवाब देते हैं, मैं अपनी रानी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह प्रकृति कैसे काम करती है। यदि आप एक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो बदले में आपको एक जीवन का बलिदान भी करना होगा ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसके बाद राजा और रानी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। अब वो बूढ़ा राजा को समुद्री जीव को पकड़ने का लक्ष्य देता है और फिर उसे मारकर उसके दिल का उपयोग रानी के इलाज के लिए किया जाएगा। और जो महिला उस दिल को पकाएगी वह शुद्ध और अविवाहित होनी चाहिए। और जब रानी उस दिल को खाएगी तो रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब राजा संतान सुख के लिए एक समुद्री जीव को ढूंढने निकल पड़ता है और वह जीव उन्हें उस राज्य के एक नदी में मिल जाता है, जो बहुत बड़ा और सफेद रंग का मॉन्स्टर था। राजा उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए पानी में चला जाता है और जब वह मॉन्स्टर सो रहा होता है, तब राजा उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने में सफल हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है। वह इतना घायल हो जाता है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले ही राजा ने उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लिया था और अब रानी स्वयं उस दिल को कपड़े से ढककर महल में वापस आ जाती है। और उस महल में जो नौकरानी अविवाहित और पवित्र थी, उसे रानी के लिए उस दिल को पकाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जब वो नौकरानी उस दिल को पका रही थी, उसी समय उसे अजीब सी अनुभूति होती है और वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जब उस पके हुए दिल को रानी खा लेती है, तब रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा था वह सच हो गया था। इसके कुछ महीने बीत जाने के बाद रानी और वो दासी दोनों एक ही समय पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। वे दोनों लड़के थे। रानी ने अपने बेटे का नाम इलियास रखा और दासी ने अपने बेटे का नाम योना रखा। अब 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वह दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे से बहुत खुश थी, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। वे दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और उनके बाल सफेद थे, जो उस समुद्री मॉन्स्टर की निशानी थे। वे दोनों एक जैसे ही दिखते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन रानी को उनकी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। वह अपने बेटे को समझाती थी कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इलियास कभी अपनी माँ की बात नहीं मानता और अक्सर योना के साथ ही रहता था। उस समुद्री मॉन्स्टर की एबिलिटी उन बच्चों में भी आ गई थी। वो दोनों बच्चे पानी में भी सांस ले सकते थे और अक्सर छिपने के लिए वे उसी नदी के पास जाते थे जहां उस मॉन्स्टर को मारा गया था। इन सब से परेशान होकर रानी ने अपनी दासी को चेतावनी दी कि यदि उसने अपने बेटे को नहीं रोका तो वह उसे और उसके बच्चे को राज्य से बाहर निकाल देंगी। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चे कभी किसी बात की परवाह नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ ही रहते। अब एक दिन वो दोनों अपनी हद पार कर जाते हैं। योना इलियास के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है और रानी भी उसे कभी नहीं पहचान पाई कि वह उसका बेटा नहीं है। लेकिन रानी को थोड़ा शक था
और जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह योना को राज्य से बाहर निकालने का निर्णय लेती है। इलियास योना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता और अपने चाकू से एक पेड़ को काटता है और तभी पेड़ से पानी बहने लगता है। इसके बाद योना इलियास से कहता है कि जब तक यह पानी शुद्ध है तब तक मैं जीवित हूँ, और जब इस पानी का रंग लाल हो जाएगा तब समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। इसके बाद योना तुरंत उस राज्य से दूर चला जाता है और कई महीने बीत जाते हैं। इलियास उस पानी को समय समय पर चेक करता रहा और कुछ समय बाद जब वह लाल हो गया तब इलियास समझ जाता है कि योना की जान खतरे में है, और फिर वह योना को ढूंढने के लिए उसकी माँ को बताए बिना ही राज्य से बाहर चला जाता है। बहुत खोजने के बाद उसे योना का घर मिल गया। योना ने एक लड़की से शादी कर ली थी। उन दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण योना की पत्नी उसे पहचान नहीं पाई। वहां पर इलियास को पता चलता है कि योना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद इलियास भी योना को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रानी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती है और वह उसे पूरे राज्य में इलियास को ढूंढने का आदेश देती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर वह दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन वह बूढ़ा फिर से वही बात दोहराता है कि यदि तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना होगा। इस पर रानी सहमत हो जाती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें योना को दिखाया जाता है जो जंगल में फंस जाता है और काफी घायल भी लग रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर उड़ते हुए आता है और वह उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद योना दर्द से चिल्लाने लगता और तभी इलियास योना की आवाज सुन लेता है और उसे ढूंढ लेता है, और फिर वह अपनी तलवार से रूस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह मॉन्स्टर ही उसकी अपनी माँ थी और वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। लेकिन यही तो सौदा हुआ था, जान के बदले जान। अब रानी मर चुकी थी, लेकिन इलियास अपने दोस्त की जान बचा लेता है और फिर इलियास उस राज्य का राजा बन जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी नंबर 2 दोस्तों, यह कहानी एक राजा और बूढ़ी औरत से संबंधित है। कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो बहुत ही अय्याश किस्म का था, जो हमेशा जवान लड़कियों से घिरा रहता था और हर समय शराब पीता रहता था। लेकिन उसे अभी तक अपने सपनों की राजकुमारी नहीं मिल सकी थी जिससे वो शादी कर सके। राजा के महल के पास ही 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। वे दोनों अपने घरों से बाहर बहुत कम आया जाया करती थीं और दोनों की अब तक शादी भी नहीं हुई थी। उन दोनों ने सोच रखा था कि वे वहां अकेले ही मरेंगे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत मधुर थीं। बूढ़ी होने के बावजूद उनकी आवाज एक जवान लड़की की तरह थी। वो दोनों अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाया करती थीं। एक दिन सुबह जब उनमें से एक गा रही थी तब राजा को उसके गाने की आवाज सुनाई देती है और वह राजा उसकी आवाज से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उनसे मिलने के लिए उनके घर पर चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ी पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, जिसके चलते अब राजा के दिल में भी उन्हें देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। वह सोचता है कि वह एक खूबसूरत लड़की है जो उससे शर्मा रही है। उनमें से एक बुढ़िया का नाम डोरा है और दूसरी का नाम ईमा था। डोरा बहुत चालाक और लालची औरत थी, वहीं ईमा उसके विपरीत बहुत सीधी सादी थी। और जब डोरा देखती है कि राजा उनके दरवाजे पर खड़ा है तो उसका दिल लालच से भर जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले एक दूसरे के साथ ही बिताई थी, लेकिन एक समस्या थी उनकी बूढ़ा शरीर, जिसके चलते वो राजा के सामने आने से भी डरती थी। इसलिए अब वो उस राजा से कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो 1 सप्ताह बाद तुम घर के अंदर आ सकते हो, फिर मैं तुम्हें अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। और अब राजा उसकी ऐसी बातों से बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसका प्यार मिल गया हो, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वे दोनों बुजुर्ग महिलाएं हैं। उनकी त्वचा भी बहुत बूढ़ी लग रही थी, लेकिन वे बहुत कोशिश करती हैं ताकि उनकी उंगलियां जवान दिखें, ताकि वो राजा को अपना एक अंग दिखा सके। इसके बाद डोरा अपनी उंगलियों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाती है, लेकिन फिर भी उसकी स्किन एक बूढ़ी महिला की लग रही थी और इसीलिए वह रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ईमा थी
जिसने कई दिनों से अपनी उंगली मुंह में डाली हुई थी, जिससे उसकी उंगली काफी अच्छी और जवान लग रही थी। और आज 1 सप्ताह हो गया था और राजा को उससे मिलने जाना था। जब राजा उनके दरवाजे पर फिर से आया तो डोरा ने अपनी जगह इम्मा की उंगली उसे दिखा दी। अब राजा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वे दोनों जानती थीं कि यदि राजा को उनके इस झूठ के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से उन्हें फांसी पर लटका देगा। इसीलिए उसने राजा के सामने अपनी एक शर्त रखी और कहा कि आधी रात हो जाने पर ही मैं तुम्हारे महल में आऊंगी और वहां पर किसी तरह की कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे रोशनी में शर्म आती है। राजा उसकी सभी मांगों को मान लेता है। अब डोरा अपने शरीर को गोंद से कसती है ताकि वह एक जवान लड़कियों की तरह लग सके। फिर जब आधी रात हो जाती है तब राजा का एक सैनिक उसे लेने आता है और इसके बाद राजा उस महल की सारी मोमबत्तियां बुझा देता है, जिससे पूरे महल में अंधेरा छा जाता है। और फिर राजा अपनी पूरी रात उसके साथ बिताता है। जब सुबह राजा को यह पता चलता है कि उसने पूरी रात उस बूढ़ी औरत के साथ बिताई थी तो वह गुस्से से तिलमिला जाता है और डोरा को महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन डोरा किसी तरह उस जंगल में बच जाती है और तभी उसके साथ एक मैजिक होता है। वहां पर एक चुड़ैल आती है। फिर हम देखते हैं डोरा एक जवान औरत में बदल जाती है। उसके बाल लंबे होते हैं। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है और पहली नजर में ही डोरा से प्यार कर बैठता है और फिर वह उसे अपने महल में लाता है और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लेता है। डोरा को कभी पता ही नहीं चला कि वह कैसे जवान लड़की बन गई, लेकिन उसे अपनी बहन इमा याद आ गई और वह उसे अपनी शादी पर बुलाती है। लेकिन इमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन एक जवान लड़की में बदल गई है और राजा से शादी करने के बाद जल्द ही वह रानी बन जाएगी। डोरा ने अपनी बहन को जो ड्रेस भेजी थी वह बहुत महंगी लग रही थी। इसके बाद ईमा वह ड्रेस पहनकर अपनी बहन की शादी में शामिल हो जाती है। इसके बाद डोरा उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ ईमा को बताती है। अब ईमा भी चाहती थी कि काश वह भी अपनी बहन की तरह फिर से जवान हो पाती। इसके बाद ईमा डोरा से उसकी जवानी का राज पूछती है। इस पर डोरा मजाकिया अंदाज में उससे कहती है कि मैंने अपनी पुरानी स्किन को बाहर खिंचवा दिया है, जिसकी वजह से मेन जवान हो गई हूँ। अब ईमा डोरा की कहीं बात को सच मान लेती है और फिर वह एक लोहार के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरी इस स्किन को निकाल सको तो मैं तुम्हें इसके बदले में हार और महंगे कपड़ों का इनाम दे सकती हूँ। यह सुनकर वो लोहार ईमा की बात मान लेता है, क्योंकि वह लोहार उससे भी बड़ा बेवकूफ था। और फिर वह उसे जंगल में ले जाता है और उसकी सारी खाल उतार देता है। वह सीन बहुत इरिटेट करने वाला था, लेकिन ईमा अपनी बहन डोरा की तरह जवान दिखने के लिए इतना भयानक दर्द भी सह जाती है और इसके बाद ईमा उसी हालत में वापस अपने घर लौट आती है। ईमा की स्किन निकल जाने से उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी और फिर कुछ समय बाद ईमा की मौत हो जाती है। दूसरी ओर डोरा का जादू भी ज्यादा देर तक नहीं चलता और वह फिर से बूढ़ी होने लगती है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह बूढ़ी हो रही है तो वह राजा के महल से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डोरा अब फिर से पूरी तरह से बूढ़ी औरत बन जाती है और यह दुखद कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी कहानी कि इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है। उस राजा का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। राजा की रानी का बहुत पहले ही निधन हो गया था और उसकी एक बेटी भी होती है, उसका नाम वायलेट होता है। रानी के गुजर जाने के बाद राजा ने दूसरी शादी नहीं की और ना ही उसने कभी भी अपनी बेटी को पिता का प्यार दिया था। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक कीड़ा दिखाई देता है जो खून चूसता है। अब राजा को उस कीड़े से बहुत लगाव हो जाता है और वह खुद उससे अपना खून चुसवाता है। राजा उस कीड़े को एक कांच के बक्से में रखता है और वह उसे हर रोज अपना खून चूसने देता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वह कीड़ा भी बड़ा होता जाता है। दूसरी ओर वायलेट, जो कि अब जवान हो चुकी थी और हमेशा अपने सपने में राजकुमार को देखती थी, लेकिन राजा बहुत ही गैर जिम्मेदार था और उसे अपनी बेटी की शादी का कभी ख्याल भी नहीं आता। वह तो उस कीड़े को ही अपना सब कुछ मान चुका था। अब वो परजीवी कीड़ा और भी बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन वो कीड़ा किसी कारण से बीमार हो जाता है और मर जाता है। अब इस बात से राजा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी सारी खाल निकालकर बाहर खींच लेता है।
इसके बाद वो उसकी बेटी से कहता है कि मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ और जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा उसी से मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब वायलेट इससे खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन थोड़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि वह अपने लिए पति खुद ढूंढना चाहती थी। लेकिन फिर भी वह अपने पिता के फैसले से राजी हो जाती है। अब पूरे राज्य में प्रतियोगिता की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद वो राजा उस खाल को अपने महल में सभी को दिखाता है और कहता है कि जो भी यह बता देगा कि यह खाल किसकी है, वह इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। इसके बाद उस राज्य के कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही से उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वह कीड़ा अब भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी उस महल में एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। वह व्यक्ति भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा उसे इसकी इजाजत भी दे देता है। इसके बाद वह जानवर जैसा दिखने वाला व्यक्ति उस खाल को सूंघ कर बताता है कि यह खाल किस कीड़े की है। जब वह आदमी उस प्रतियोगिता को जीत लेता है तो वायलेट उससे डरकर आत्महत्या करने के लिए महल की चोटी पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी उसका पिता उसे समझाता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अब यह तुम्हारा भाग्य है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वायलेट को वह भयानक सा दिखने वाला आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और आप किस तरह के पिता हैं जो अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसकी शक्ल भी देखने लायक नहीं है। लेकिन राजा अपनी बेटी को उस व्यक्ति को दे देता है और फिर वह वायलेट को बहुत दूर पहाड़ों में ले जाता है। अब वायलेट इस बात से दुखी होकर कई दिनों तक रोती रहती है और जब वह आदमी जंगल में शिकार के लिए जाता है तब वायलेट को पास ही के पहाड़ पर एक औरत दिखाई देती है और वह उससे मदद मांगती है। वायलेट उसे बताती है कि वह एक राजकुमारी है और एक राक्षस ने उसे यहाँ बंदी बनाकर रखा है, लेकिन वो औरत वायलेट से बहुत दूर होती और इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी। फिर वह अपने बेटे को बुलाती है और वे एक रस्सी के सहारे उसकी मदद करते हैं, लेकिन तभी अचानक वह आदमी वहां पर आ जाता है और उसी रस्सी के सहारे उनकी ओर बढ़ता है। यह देखकर वे लोग उस रस्सी को काटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह आदमी उन पर अटैक कर देता है और वायलेट को छोड़कर बाकी सभी को वह आदमी मार देता है। अब वायलेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वायलेट उस राक्षस के साथ प्यार करने का नाटक करने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। लेकिन वो आदमी वायलेट के मन की बात नहीं जान पाता है और जब वह आदमी उसे अपने कंधे पर बैठाता है तब मौका पाकर वायलेट चतुराई से उसकी गर्दन काट देती है और वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वायलेट फिर से अपने राज्य में वापस आ जाती है, जहां पर उस कीड़े के काटने के कारण उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अब वायलेट खून से भरा उस आदमी का सिर राजा के सामने रख देती है, जिसे देखकर वो राजा उसके फैसले से बहुत दुखी हो जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। कुछ समय बाद वो राजा भी मर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वायलेट एक बहादुर लड़की बन चुकी है और फिर वो अपने पिता के बाद उस राज्य की रानी बन जाती है और इस तरह यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में 3 कहानियां हैं जो बहुत मजेदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में हमें पहली कहानी सुनाई जाती है, जहां पर लंग ट्रेलिस का राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और वह हमेशा अपनी रानी को खुश देखना चाहता था। लेकिन रानी को कोई संतान न होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। इसलिए राजा ने राज्य के सभी चिकित्सकों को बुलाया और इलाज करवाया, लेकिन फिर भी रानी गर्भवती नहीं हुई। फिर एक दिन राजा सर्कस के कलाकारों को अपने महल में बुलाता है ताकि वे रानी का मनोरंजन कर सकें और किसी तरह रानी अच्छा महसूस करें। तभी हम देखते हैं कि सर्कस की एक महिला कलाकार गर्भवती थी और उसे देखकर रानी और ज्यादा परेशान हो जाती है और वह क्रोधित होकर महल की संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर देती है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और वह उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अगले दिन एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आता है और वह राजा से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस राजा उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने भी आकर यही दावा किया था, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका, तो फिर आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति राजा को बताता है कि आप दोनों संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। बूढ़े की बात सुनकर राजा जवाब देते हैं, मैं अपनी रानी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह प्रकृति कैसे काम करती है
यदि आप एक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो बदले में आपको एक जीवन का बलिदान भी करना होगा ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसके बाद राजा और रानी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। अब वो बूढ़ा राजा को समुद्री जीव को पकड़ने का लक्ष्य देता है और फिर उसे मारकर उसके दिल का उपयोग रानी के इलाज के लिए किया जाएगा। और जो महिला उस दिल को पकाएगी वह शुद्ध और अविवाहित होनी चाहिए। और जब रानी उस दिल को खाएगी तो रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब राजा संतान सुख के लिए एक समुद्री जीव को ढूंढने निकल पड़ता है और वह जीव उन्हें उस राज्य के एक नदी में मिल जाता है जो बहुत बड़ा और सफेद रंग का मॉन्स्टर था। राजा उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए पानी में चला जाता है और जब वह मॉन्स्टर सो रहा होता है तब राजा उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने में सफल हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है। वह इतना घायल हो जाता है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले ही राजा ने उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लिया था और अब रानी स्वयं उस दिल को कपड़े से ढककर महल में वापस आ जाती है। और उस महल में जो नौकरानी अविवाहित और पवित्र थी उसे रानी के लिए उस दिल को पकाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जब वो नौकरानी उस दिल को पका रही थी उसी समय उसे अजीब सी अनुभूति होती है और वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जब उस पके हुए दिल को रानी खा लेती है तब रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा था वह सच हो गया था। इसके कुछ महीने बीत जाने के बाद रानी और वो दासी दोनों एक ही समय पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। वे दोनों लड़के थे। रानी ने अपने बेटे का नाम इलियास रखा और दासी ने अपने बेटे का नाम योना रखा। अब 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वह दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे से बहुत खुश थी, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। वे दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और उनके बाल सफेद थे जो उस समुद्री मॉन्स्टर की निशानी थे। वे दोनों एक जैसे ही दिखते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन रानी को उनकी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। वह अपने बेटे को समझाती थी कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इलियास कभी अपनी माँ की बात नहीं मानता और अक्सर योना के साथ ही रहता था। उस समुद्री मॉन्स्टर की एबिलिटी उन बच्चों में भी आ गई थी। वो दोनों बच्चे पानी में भी सांस ले सकते थे और अक्सर छिपने के लिए वे उसी नदी के पास जाते थे जहां उस मॉन्स्टर को मारा गया था। इन सब से परेशान होकर रानी ने अपनी दासी को चेतावनी दी कि यदि उसने अपने बेटे को नहीं रोका तो वह उसे और उसके बच्चे को राज्य से बाहर निकाल देंगी। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चे कभी किसी बात की परवाह नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ ही रहते। अब एक दिन वो दोनों अपनी हद पार कर जाते हैं। योना इलियास के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है और रानी भी उसे कभी नहीं पहचान पाई कि वह उसका बेटा नहीं है। लेकिन रानी को थोड़ा शक था और जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह योना को राज्य से बाहर निकालने का निर्णय लेती है। इलियास योना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता और अपने चाकू से एक पेड़ को काटता है और तभी पेड़ से पानी बहने लगता है। इसके बाद योना इलियास से कहता है कि जब तक यह पानी शुद्ध है तब तक मैं जीवित हूँ और जब इस पानी का रंग लाल हो जाएगा तब समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। इसके बाद योना तुरंत उस राज्य से दूर चला जाता है और कई महीने बीत जाते हैं। इलियास उस पानी को समय समय पर चेक करता रहा और कुछ समय बाद जब वह लाल हो गया तब इलियास समझ जाता है कि योना की जान खतरे में है और फिर वह योना को ढूंढने के लिए उसकी माँ को बताए बिना ही राज्य से बाहर चला जाता है। बहुत खोजने के बाद उसे योना का घर मिल गया। योना ने एक लड़की से शादी कर ली थी। उन दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण योना की पत्नी उसे पहचान नहीं पाई। वहां पर इलियास को पता चलता है कि योना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद इलियास भी योना को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रानी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती है और वह उसे पूरे राज्य में इलियास को ढूंढने का आदेश देती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर वह दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन वह बूढ़ा फिर से वही बात दोहराता है कि यदि तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना होगा। इस पर रानी सहमत हो जाती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है
और हमें योना को दिखाया जाता है जो जंगल में फंस जाता है और काफी घायल भी लग रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर उड़ते हुए आता है और वह उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद योना दर्द से चिल्लाने लगता और तभी इलियास योना की आवाज सुन लेता है और उसे ढूंढ लेता है और फिर वह अपनी तलवार से रूस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह मॉन्स्टर ही उसकी अपनी माँ थी और वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। लेकिन यही तो सौदा हुआ था, जान के बदले जान। अब रानी मर चुकी थी, लेकिन इलियास अपने दोस्त की जान बचा लेता है और फिर इलियास उस राज्य का राजा बन जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी नंबर 2 दोस्तों, यह कहानी एक राजा और बूढ़ी औरत से संबंधित है। कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो बहुत ही अय्याश किस्म का था, जो हमेशा जवान लड़कियों से घिरा रहता था और हर समय शराब पीता रहता था। लेकिन उसे अभी तक अपने सपनों की राजकुमारी नहीं मिल सकी थी जिससे वो शादी कर सके। राजा के महल के पास ही 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। वे दोनों अपने घरों से बाहर बहुत कम आया जाया करती थीं और दोनों की अब तक शादी भी नहीं हुई थी। उन दोनों ने सोच रखा था कि वे वहां अकेले ही मरेंगे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत मधुर थीं। बूढ़ी होने के बावजूद उनकी आवाज एक जवान लड़की की तरह थी। वो दोनों अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाया करती थीं। एक दिन सुबह जब उनमें से एक गा रही थी, तब राजा को उसके गाने की आवाज सुनाई देती है और वह राजा उसकी आवाज से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उनसे मिलने के लिए उनके घर पर चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ी पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, जिसके चलते अब राजा के दिल में भी उन्हें देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। वह सोचता है कि वह एक खूबसूरत लड़की है जो उससे शर्मा रही है। उनमें से एक बुढ़िया का नाम डोरा है और दूसरी का नाम ईमा था। डोरा बहुत चालाक और लालची औरत थी, वहीं ईमा उसके विपरीत बहुत सीधी सादी थी। और जब डोरा देखती है कि राजा उनके दरवाजे पर खड़ा है, तो उसका दिल लालच से भर जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले एक दूसरे के साथ ही बिताई थी, लेकिन एक समस्या थी उनकी बूढ़ा शरीर, जिसके चलते वो राजा के सामने आने से भी डरती थी। इसलिए अब वो उस राजा से कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो एक